पीएम मोदी आज बैक टू बैक दो बड़े सियासी धमाके कर चुके हैं। पीएम मोदी ने आज इंडी गठबंधन के कैंप में न सिर्फ जबरदस्त खलबली मचा दी, बल्कि पीएम मोदी ने 2029 का चुनाव जीतने की 2026 में ही बड़ी तैयारी भी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव है। आज देवभूमि से देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें। लेकिन इसी बीच नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा धमाका तो ऐसा था जिसने पूरी इंडी को हिला दिया। जो इंडी वाले ये माहौल बना रहे थे कि पीएम मोदी तो 5 साल भी गठबंधन की सरकार नहीं चला पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है गठबंधन की सरकार चला पाना, ये सिर्फ मेजॉरिटी की सरकार चलाते आए हैं। ममता बनर्जी तो यह कह रही थी कि उनके बंगाल जीतते ही अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी, यहां तक दावा था पिछले दिनों में चुनावी रैली में। इसी बीच पीएम मोदी ने आज इंडी गठबंधन के कैंप में न सिर्फ जबरदस्त खलबली मचा दी, बल्कि पीएम मोदी ने 2029 का चुनाव जीतने की 2026 में ही बड़ी तैयारी भी शुरू कर दी। पीएम मोदी आज बैक टू बैक दो बड़े सियासी धमाके कर चुके हैं। एक तरफ वो देश की राजनीति में सबसे बड़े बदलाव के लिए महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। बीजेपी पूरी मुहिम पर लगी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत तौर पर लगे हुए हैं। इस बिल को लागू करने के लिए जो बदलाव किए जाएंगे उसे लेकर इंडी गठबंधन में ऊपर से नीचे तक हड़कंप मच गया है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो बदलाव नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं उसमें अब लोकसभा में 543 सांसद नहीं होंगे, बल्कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी और यह संख्या अब हो जाएगी 850 सांसदों की। इससे सोनिया गांधी, ममता बनर्जी से लेकर पूरे इंडी गठबंधन में आग लग गई। क्या क्या कहा जा रहा है आपको बताएंगे। यह भी बताएंगे कि दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने लंबे समय से पेंडिंग बिहार के मामले को भी सेट कर दिया। पहली बार बीजेपी का सीएम बन गया। बिहार में कल पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। बिहार के लिए कहा जाता था कि सरकार किसी की भी बने, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, और कई बार तो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने पलटी भी मारी, कभी इस दल में कभी आरजेडी के साथ। लेकिन इस बार वो ऐसा सेट हुए कि कहीं जाने के लिए नहीं लौटे थे। पीएम मोदी ने गेम सेट कर दिया कि नीतीश कुमार के रहते हुए उनकी मौजूदगी में ही, उनके संरक्षण और मार्गदर्शन में बिहार में बीजेपी का सीएम बन रहा है, और खुद नीतीश कुमार उसे सपोर्ट भी करते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार भी खुशी खुशी बीजेपी के नए सीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी बिना किसी खींचतान, बिना किसी नाराजगी के बिहार का मामला पीएम मोदी ने सेट कर दिया है। आज आपको पाठशाला में पीएम मोदी के दोनों बड़े सियासी धमाकों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। बिहार में मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी के पहले सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी को ही क्यों चुना, क्योंकि बीजेपी तो जानी जाती है सरप्राइज के लिए, लेकिन बिहार में सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, इसकी भी जानकारी दूंगा। और कैसे सीएम के नाम पर सरप्राइज देने वाली बीजेपी ने इस बार कोई सरप्राइज नहीं दिया, यह सब कुछ डिटेल से आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले जो दिन भर आज सियासी हलचल हुई है उसकी एक झलक आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव है। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। आज देवभूमि से देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें। उनके हाथ में पॉकेट वीटोज हैं, like CEC is a pocket veto, and the chairman of the Delimitation Commission will also be a pocket veto. Whatever they want will be done. बीजेपी के कार्यकर्ता अक्सर नारे लगाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब वो कह रहे कि देखो बिहार में भी मुमकिन हो गया। बिहार में पीएम मोदी ने गेम सेट कर दिया, बंगाल में भी वो जोर लगा रहे हैं। बिहार और बंगाल में क्या हो रहा है, सम्राट चौधरी को ही नया सीएम क्यों बनाया गया, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनके बेटे के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा थी, उसका क्या हो गया, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात उस खबर की जिसने पूरे देश के सियासी इकोसिस्टम में करंट दौड़ा दिया है। इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। दरअसल 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 3 दिनों के लिए। यह सत्र महिला आरक्षण बिल के संशोधित वर्जन को पास करने के लिए बुलाया गया है।
ताकि 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके और यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। इसके लिए संविधान में जो भी जरूरी बदलाव करने हैं, जो बिल पास होने हैं, संसद में जो भी चर्चा होनी है, उसके लिए यह विशेष सत्र है। इस विशेष सत्र को लेकर आज सरकार की तरफ से बताया गया कि इस सत्र में 3 बिल पेश होंगे। अब वो 3 बिल कौन से हैं, उनके नाम आप जान लीजिए। पहला बिल है यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2026, दूसरे बिल का नाम होगा डिलिमिटेशन बिल 2026 और तीसरे बिल का नाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026। ये 3 बिलों के नाम है जो सरकार लेकर आएगी और इन बिल के जरिए सरकार लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि 33% महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। इसके लिए लोकसभा में जो फिलहाल 543 सीटें हैं, इनकी संख्या बढ़ाकर इन्हें 850 किया जाएगा। 850 लोकसभा सीटों में से 815 सीटें राज्यों से होंगी। बाकी जो 35 की सीटें बचती हैं, ये 35 सीटें यूनियन टेरिटरी से होंगी। यानी लोकसभा में कुल 307 सीटों का सीधे इजाफा हो जाएगा। 850 सीटों में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। यानी 33% जो संख्या है वो महिला सांसदों की होगी। यानी करीब 280 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा। इसमें SC ST की महिलाओं के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाएंगी। ये आरक्षित सीटें अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर तय की जाएंगी। अब सवाल यह है कि ये जो 307 सीटें बढ़ रही हैं, ये किस तरीके से बढ़ेंगी, किन राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी, सीटों के बढ़ने का आधार क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका एक शब्द में जवाब है डिलिमिटेशन, जिसे आप परिसीमन के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये वो प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या बढ़ने के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तय किया जाता है। इसी प्रक्रिया को परिसीमन का नाम दिया जाता है। अब इसी प्रक्रिया को लेकर इंडी गठबंधन ने हल्ला काट दिया है, गदर मचा दिया है। इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, विपक्ष की क्या आपत्ति है, यह बताऊं उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि संसद में दरअसल क्या होगा। संसद में जो 3 बिल लाए जा रहे हैं, जिसके नाम मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, उसमें से एक परिसीमन आयोग के गठन से जुड़ा हुआ है। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। इसमें चुनाव आयोग के भी सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग नए चुनावी क्षेत्र तय कर सकेगा, यह उसका अधिकार क्षेत्र है। और यह भी कहा जा रहा है कि जनसंख्या के जो डेटा उपलब्ध है उसी के आधार पर परिसीमन होगा, यानी पिछली वाली जनसंख्या के आधार पर। लेकिन इस डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पर इंडी गठबंधन ने पेच फंसा दिया है। इंडी गठबंधन की अलग अलग पार्टियां इसका विरोध करने में जुट गई। विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं, यह आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी को सुनिए कि उन्होंने सभी दलों से महिला आरक्षण से जुड़े बिल का समर्थन करने की अपील करते हुए क्या कहा। जो भी चुनाव आते रहेंगे 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। ये देश की भावना है, ये देश की हर बहन बेटी की इच्छा है। मैं आज देवभूमि से देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बयान दे रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, सभी विरोधी पार्टियों से वे अपील कर रहे हैं कि समर्थन करें। महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 815 करने का प्रस्ताव। इसे लेकर इंडी गठबंधन के नेता यह दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार हर राज्यों में जो फॉर्मूला अपना रही है वो ये कि 50% सीटें बढ़ जाएंगी। और अगर वाकई इस आधार पर सीटें बढ़ जाती हैं तो अलग अलग राज्यों में जो संख्या होगी वो इस तरीके से होगी। यूपी में 80 से 120 सीटें हो जाएंगी, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें 60 हो जाएंगी, मध्य प्रदेश में 29 से 44 हो जाएंगी, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 से बढ़कर 72 हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो 42 सीटें हैं ये बढ़कर 63 हो जाएंगी, केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, ये सीटों की संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी, तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 59, आंध्र प्रदेश में 25 से बढ़कर 38, तेलंगाना में 17 से बढ़कर 31, कर्नाटक में 28 से बढ़कर 42 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। यानी इस तरह इस हिसाब से राज्य में बराबर सीटें बढ़ेंगी और ये सीटें बढ़ेंगी 2011 में हुई सेंसस के आधार पर, यानी 2011 जनगणना के डेटा के आधार पर। लेकिन इंडी गठबंधन को इस फॉर्मूले में भी झोल दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं दरअसल सारी समस्या यहीं पर है। जैसे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को ले लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु और यूपी में अगर सीटें बढ़ाई जाएंगी तो बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। अब सुनिए कपिल सिब्बल क्या तर्क दे रहे हैं, पहले उनके बयान को आप सुनिए। इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगी और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59।
तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। तो हर प्रदेश में अगर ये आंकड़े रखोगे तो नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ाएगा सीटों का। हाँ, और इसलिए फायदा इनको होगा, राजनीतिक फायदा होगा। फिर आगे क्या करने क्या रहे हैं, जब इनको इस बात का फायदा होगा तो डिलिमिटेशन में ये भी तय करेंगे कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में क्या बाउंड्री होनी चाहिए। यही डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, वो भी इनके हाथ में है, बिकॉज इनके हाथ में पॉकेट वीटोज हैं। लाइक CEC इज अ पॉकेट वीटो एंड द chairman of the delimitation commission will also be a pocket veto. जो चाहेगा, right, whatever they want will be done. तो कपिल सिब्बल को आपने सुना, बड़े वकील हैं और तर्क ये दे रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में तो बीजेपी मजबूत है, नॉर्थ में सीटें बढ़ने से बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन अगर यही तर्क आप देखिए तो साउथ के कई राज्यों में इंडी गठबंधन भी मजबूत है। तो फिर सवाल तो है कि भाई वहां भी सीट बढ़ रही है तो वहां भी इंडी गठबंधन को फायदा होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि क्या कपिल सिब्बल यही मानकर चल रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में अब इंडी गठबंधन की कभी वापसी नहीं होगी और हमेशा पूरा इंडी गठबंधन नॉर्थ इंडिया में हमेशा कमजोर रहेगा, हमेशा बीजेपी का ही दबदबा बना रहेगा? क्या कपिल सिब्बल यह मानकर चल रहे हैं? हालांकि क्या हर राज्य में 50% सीटें ही बढ़ेंगी, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया, कोई जानकारी नहीं है। यह दावा है सिर्फ, और यह दावा इंडी गठबंधन का है। कपिल सिब्बल यह दावा कर रहे हैं। अब डीलिमिटेशन को लेकर दूसरा विरोध इस बात पर है कि इसका आधार 2011 के सेंसस के आधार को ही क्यों माना जा रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन के जरिए सरकार 2029 का लोकसभा चुनाव जीतने की फिराक में 2026 में चुनाव को सेट किया जा रहा है 29 का। सिब्बल सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर महिलाओं के कल्याण की इतनी चिंता है तो सीटों की संख्या मत बढ़ाइए, जो मौजूदा सीटें हैं यानी 543 हैं, उन्हीं में से महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।